पता नहीं हम लोगों को किस तरह की एजुकेशन दी जाती है कि हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया है कि वो वेस्ट वर्ल्ड की ओर एज अ चुंबक की तरह खींचा चला जाता है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, चाहे बात हो हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की या साइंस की हो। हमने केवल वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में ही ज़्यादा पढ़ा है, इंस्टेड अपने खुद के कॉन्टिनेंट के बारे में कम। अक्सर लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि नेपाल, तिब्बत और भूटान ये सब भारत के हिस्से हैं, जो कि एकदम गलत है। अब ये गलतफहमी इसलिए होती है लोगों को क्योंकि बचपन में स्कूलों में हमें ना तो तिब्बत, नेपाल और भूटान के बारे में पढ़ाया गया और ना ही इनके कल्चर के बारे में। ये तीनों देश अलग अलग देश हैं और कभी भी किसी और देश के राज्य नहीं थे। खैर, आज की वीडियो है तिब्बत पर। तिब्बत की छवि भारत में कुछ इस प्रकार बन गई है कि कई लोग ये गलती कर बैठते हैं कि तिब्बत भारत का हिस्सा है, बट दैट इज नॉट करेक्ट। बल्कि तिब्बत पर चाइना का अवैध कब्जा है। चाइना सालों से तिब्बत पर अपने कब्जे को बरकरार रख रखा है। तो चलो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सही में तिब्बत चाइना का हिस्सा है या फिर जैसे कि लोग यहाँ पर कहते फिरते हैं कि तिब्बत भारत का हिस्सा है, जो कि उनकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज तक लीगल स्टैंड पॉइंट से तिब्बत ने कभी भी अपनी ज़मीन नहीं गंवाई। ये एक स्वतंत्र राष्ट्र है। तिब्बत ने आज तक अपनी यूनिक संस्कृति, भाषा और पॉलिटिकल सिस्टम को मेंटेन करके रखा है। 1913 में 13वें दलाई लामा ने यह पुष्टि करी थी कि तिब्बत एक छोटा धार्मिक और स्वतंत्र राज्य है। तिब्बत के पास अपना नेशनल फ्लैग है, करेंसी है, स्टैम्प्स हैं, पासपोर्ट है और आर्मी भी। तिब्बत ने अपने बाहरी देशों के साथ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को भी साइन कर रखा है और अपने पड़ोसी देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी मेंटेन करता है। लेकिन 1950 में जब चाइना में एक नया कम्युनिस्ट राज आया तो सबसे पहले उन्होंने तिब्बत को कब्जाया, क्योंकि तिब्बत के पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं और भारत के साथ सीमा की साझेदारी भी, जिसके कारण तिब्बत एक इंडिपेंडेंट नेशन तो है लेकिन अंडर चाइनास ऑक्यूपेशन। आप चाइना का इतिहास उठाकर देख लीजिए। अपने व्यापार को फैलाने के लिए या तो उन्होंने किसी देश को अपना बना लिया, कब्जा लिया, या फिर सेल्फिश होकर उस देश के साथ दोस्ती कर ली। चाइना की सरकार यहाँ तक भी दावा करती है कि तिब्बत उनका हिस्सा 800 सालों से है, लेकिन इन सारे फैक्ट्स की पुष्टि आज तक चाइना नहीं दे पाया। तिब्बत अपना बॉर्डर 5 देशों के साथ शेयर करता है: चाइना, इंडिया, भूटान, नेपाल और बर्मा। यदि तिब्बत पर चाइना ने कभी कब्जा नहीं करा होता तो तिब्बत आज दुनिया का 10वां सबसे विशाल देश होता। तिब्बत का ऐतिहासिक एरिया 3 मेन रीजन्स में बटा था: युसांग, आमदो और खाम। लेकिन आज ये चाइना की ऑक्यूपेशन बन गया है, जिसमें चीन ने इसका सबसे बड़ा एरिया अपने अंडर लेके उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है। और जब चाइना तिब्बत की बात करता है उसका मतलब होता है तिब्बत ऑटोनॉमियस रीजन, यानी कि TAR ऑफ चाइना। क्योंकि चाइना तिब्बतियों को तिब्बत के अंदर खुल के बोलने की आज़ादी नहीं देता, तो यह कह पाना कठिन होगा कि तिब्बत के लोग क्या चाहते हैं। लेकिन चाइना के रूल्स के खिलाफ उनकी नाराज़गी साफ साफ यह अंदेशा देती है कि वो चाइना के खिलाफ है। तिब्बत में प्रदर्शनकारी बार बार तिब्बती पहचान की सुरक्षा, स्वतंत्रता के लिए, मानव अधिकारों के लिए और दलाई लामा की तिब्बत वापसी के लिए कहते हैं। कुछ लोग तो रंगजन यानी कि चीन से स्वतंत्रता पाने के लिए भी कहते हैं। दलाई लामा, जो तिब्बत के स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर हैं, 1950 में चाइना के कब्जे के बाद तिब्बत छोड़ भारत आ गए थे, क्योंकि चाइना तिब्बत में मॉन्क्स के रिलीजियस एक्टिविटीज़ और कल्चर पर पाबंदियां लगाने लगा। लेकिन दलाई लामा ने इसका अपोज करा, जिससे तिब्बत में मॉन्क्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, जो चाइना के लिए बाधा बनने लगा था।
इसलिए दलाई लामा को काफ़ी थ्रेट्स भी आने लगी। इसी के चलते उन्होंने तिब्बत को छोड़कर भारत में पॉलिटिकल एसाइलम ले लिया। 1980 के दशक में दलाई लामा ने सबसे पहले मिडल वे अप्रोच को तिब्बतियों के सामने रखा था, जिसके बाद तिब्बत में लोकतंत्र का उजागर करा गया और सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन बनी, जो कि दलाई लामा द्वारा मिडल वे अप्रोच पर काम करती है, जिसके अनुसार तिब्बत चाइना का हिस्सा तो रहेगा, लेकिन चीन उनके इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में दखल अंदाजी नहीं करेगा। इसके बावजूद भी कई लोग रंगजेन यानी कि चीन से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। तिब्बतियों का कहना है कि तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। चीन की सरकार का कहना है कि तिब्बत उनका हिस्सा है। इन दोनों में कौन सही है? तो आइए जानते हैं कि तिब्बत का लीगल स्टेटस क्या है। अगर तिब्बत गैर कानूनी चीनी कब्जे में है तो बीजिंग द्वारा बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर चीनी लोगों को तिब्बत में भेजकर सेटल करवाना 1949 की चौथी जिनेवा कन्वेंशन का गंभीर उल्लंघन है, जिसके अनुसार ऑक्यूपाइड टेरिटरी में सिविलियंस को भेजना मना है। और यदि अगर तिब्बत चाइना के गैर कानूनी कब्जे में है तो चाइना की प्रेजेंस तिब्बत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी चिंता का विषय है। नहीं तो दूसरे हाथ पर चाइना, जो तिब्बत को अपना इंटीग्रल पार्ट बुलाता है, और यदि ये बात सच है तो जो भी गैर कानूनी बातें चाइना के बारे में कही जा रही हैं उनका कोई मूल नहीं है। तिब्बत में जिस तरह ह्यूमन राइट्स जैसे कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन और तिब्बतियों के राइट्स को लेकर आए दिन बात होती रहती है, तो ये तो एक इंटरनेशनल कंसर्न का मुद्दा है और यहाँ पर तिब्बत का लीगल स्टेटस भी मैटर नहीं करता। 1949 और 50 में तिब्बत पर चाइनीज इन्वेशन और मिलिट्री सब्जुकेशन के कारण चाइना ने कभी भी तिब्बत पर अपने सॉवरेन राइट्स होने का दावा नहीं करा, बल्कि चाइना ये कहता रहता है कि तिब्बत कई सौ सालों से उनका हिस्सा है। वो तिब्बत को अपना हिस्सा ऐतिहासिक तथ्यों पर बोलता है। चाइनीज राजाओं का कई सारे देशों के साथ संबंध था, इसलिए इस बात को लेकर चाइना कहता है कि तिब्बत उनका हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी तिब्बत के इतिहास की होनी चाहिए। तिब्बत का इतिहास इस बात को लेकर क्या कहता है कि क्या तिब्बत कभी चाइना का पार्ट था या फिर वो एक स्वतंत्र राज्य था। इस बात पर हम आगे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तिब्बत का इतिहास 2000 साल पुराना है। तिब्बत का अस्तित्व तब से लगाना सही होगा जब एक पूरा देश एक राजा के अंडर कंट्रोल में था और उस समय को तिब्बत्स इंपीरियल एज भी कहा जाता है। तब तिब्बत के अस्तित्व पर कोई सीरियस विवाद नहीं चल रहा था। इवन चाइना के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स खुद ये कहते हैं कि उस समय तिब्बत एक स्ट्रॉन्ग स्टेट था, जिसके साथ चाइना को मजबूरी एक समान चलने के लिए मानना पड़ा। 13वीं और 18वीं सदी में तिब्बत पर मंगोल और मांचो राजाओं के राज से चाइना तिब्बत को अपना हिस्सा बोलता है, लेकिन केवल इस बात से दावा करना कि चाइना और तिब्बत पर मंगोल का कंट्रोल था इसलिए तिब्बत चाइना का हिस्सा है, ये एकदम बेतुका है। तिब्बत पर विदेशी ताकत का होना करीब 700 साल पहले का मुद्दा है। तिब्बत ने तो युआन राजाओं से चाइना से पहले आज़ादी प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसके बाद चाइना में मिंग डायनेस्टी आई, जिसके तिब्बत के साथ कुछ टाइप्स थे लेकिन कोई अथॉरिटी नहीं थी। चीन में आखिरी इंपीरियल डायनेस्टी थी क्विंग डायनेस्टी, जिसके मांचाओ सम्राटों का तिब्बत पर कुछ हद तक इन्फ्लुएंस था, लेकिन वो तिब्बत पर कभी कब्जा नहीं कर पाए। और ये बात और ढल गई जब 1904 में अंग्रेज़ों का तिब्बत पर ब्रीफली इन्वेजन हुआ। 1911 से 1950 तक का जो पीरियड था, मेरे ख्याल से तिब्बत के लिए गोल्डन पीरियड रहा होगा, क्योंकि उस समय तिब्बत ने अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के समय चाइना, ब्रिटेन और यूएसए के इतने प्रेशर होने के बावजूद भी तिब्बत बिल्कुल न्यूट्रल बना रहा। लेकिन टर्निंग पॉइंट तो 1949 में आया, जब चाइनीज़ की पीपल्स लिबरेशन आर्मी गैर कानूनी ढंग से तिब्बत में घुसी, उनकी छोटी आर्मी को हराया
और तिब्बतन गवर्नमेंट पर 1991 में 17 पॉइंट अग्रीमेंट फॉर द पीसफुल लिबरेशन ऑफ तिब्बत लागू करा। क्योंकि ये अग्रीमेंट बड़े प्रेशर में साइन हुआ, इसमें तिब्बत गवर्नमेंट की कोई मंजूरी नहीं थी। इंस्टेड चाइना ने उनको धमकी दी थी कि यदि वो इससे साइन नहीं करेंगे तो 40,000 की फौज लहसा पर कब्जा कर लेगी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, जिसके बाद तिब्बत को स्टेटहुड यानी कि इंडिपेंडेंट स्टेट होने की पूरी मंजूरी है, जिसके बाद तिब्बत को कोई प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है कि वो एक स्वतंत्र राज्य है कि नहीं। और यदि चाइना तिब्बत पर अपने सॉवरेन राइट्स थोपना चाहता है तो उसको पक्के सबूत दिखाने पड़ेंगे और ये सब लीगल मीन्स के थ्रू होगा। फ्रॉम द लीगल स्टैंड पॉइंट, तिब्बत ने आज तक अपना स्टेटहुड नहीं खोया है। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टेट अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अच्छी लगी है तो इसको लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।